हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफटेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपने एक मीडियम साइज की परचेज करनी है थ्रू पब्लिक मनी, और पेपरा इस बारे में आपके लिए क्या गाइडलाइंस लाया है और इस परचेज को हम कहते क्या हैं। पेपरा ने इस परचेज की एक सीलिंग डिफाइन की है और वो कहते हैं कि अगर आपकी परचेज की अमाउंट 500,000 पाकिस्तानी रुपीस है तो आप इसको थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस करेंगे। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए एंड तक। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कैसे करनी है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स पेपरा ने बताए हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। और मीनवाइल अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस और ये डिस्कस हुआ है अंडर रूल 42B के अंदर। अल्टरनेट मेथड्स में अगर आपकी प्रोक्योरमेंट का साइज मीडियम साइज है, स्मॉलर साइज हम 1 लाख रुपए तक कह रहे हैं और मीडियम साइज हम कह रहे हैं 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की परचेज को। तो इस बारे में पेपरा ने क्लियरली एक मेथडोलॉजी हमें बता दी है। और पेपरा कहता है कि a procuring agency shall engage in this method of procurement only if the following conditions exist, namely। तो अगर मुंदरजा झेल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तभी प्रोक्योरिंग एजेंसी इस प्रोसीजर में और इस मेथड में जाएगी। सब क्लास 1 जो है वो ऐड हुई थी 2020 में और वो कहती है कि वेयर द वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट इज मोर देन 100,000 Pakistani rupee and but does not exceed 500,000 Pakistani rupees, the procuring agency may engage in procurement through request for three quotations from GST registered firms, original equipment manufacturers, or authorized dealers without resorting the bidding. So 2020 तक जो है ये जो वैल्यू थी ये 1 लाख रुपए तक की थी। आपने अगर 1 लाख तक की प्रोक्योरमेंट करनी थी तो तब भी आपने तीन कोटेशंस लेके उसको करना था। लेकिन 2020 में एक एसआरओ के थ्रू इसको अमेंड कर दिया गया और उस पे पेपरा ने एक तो सीलिंग इनहेंस कर दी आरएफक्यू की, और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो परचेज है उसको थ्रू आरएफक्यू करना है और थ्री कोटेशंस के थ्रू करना है। अब जो लेटेस्ट रूल है उसमें फिलहाल यही है कि आपने प्रोक्योरमेंट अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की करनी है, सो यू विल हैव टू गेट थ्री कोटेशंस। और वो कोटेशंस आपने ऐसे सप्लायर से लेनी है कि जिनके पास एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो और एक्टिव टैक्स पेयर भी होना चाहिए। और अगर वो किसी इक्विपमेंट की परचेज है तो वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हो या उसका अथोराइज्ड डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो। और इस केस में बिडिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट आप थ्री कोटेशंस लेंगे और फिर लोकल उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट वगैरह बना के जो उसमें विनर होगा उसको आप लोकल पीओ इशू करेंगे। नंबर 2 कंडीशन अगर आती है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हैज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। अगर कोई ऐसी चीज आप ले रहे हैं कि जिसकी स्पेसिफिकेशंस हर जगह पे स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो आप एक शॉप से लें, एक फर्म से लें या दूसरी फर्म से लें, सो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑलरेडी। हो सकता है कोई नेशनल स्टैंडर्ड उसके बारे में हो या जो भी ऐसी परचेज हो जिसकी स्पेसिफिकेशंस चेंज नहीं होती लोकेशन टू लोकेशन या सीजनल या किसी भी किस्म की वेरिएशन में, वो स्पेसिफिकेशंस को चेंज नहीं करता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है, so you will simply get three quotations and move on. नंबर 3 सिनेरियो है कि मिनिमम ऑफ थ्री कोटेशंस हैव बीन obtained और एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज परचेज फ्रॉम द सप्लायर ऑफरिंग द लोएस्ट बिड। अच्छा, उसके बाद करना यह है कि तीन कोटेशंस लेनी होंगी ऐसे केसेस में, और जहां पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हो या ऊपर दिए गए जो भी हमने डिस्कस किए हैं इक्विपमेंट हो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से, अथोराइज डीलर से या और जीएसटी रजिस्टर्ड से। तो ऐसे केसेस में तीन कोटेशंस आपने लेनी है।
और उसके बाद उनकी कंपैरिजन बनानी है, और उसमें जो लोएस्ट कोटेशन होगी उसी को ही आपने अवार्ड लेटर या परचेज ऑर्डर इशू करना है। प्रोवाइडेड दैट प्रोक्योरिंग कन्विंस्ड agencies convinced of the inadequacy of the financial limit prescribed for request for quotation in undertaking their respective operations may approach the federal government for enhancement of the same with full and proper justification. So अगर procuring agency ये समझती है कि जो मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए है वो कम है, और उनकी परचेज उससे कुछ ज्यादा अमाउंट की है, और वो चाहते हैं कि वो उसको थ्रू आरएफक्यू ही करें, तो ऐसे केस में आपको अथॉरिटी को या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को विद फुल एंड फाइनल एंड कंप्लीट जस्टिफिकेशंस आपने केस भेजना होगा। सो आप एक वेवर ले सकते हैं अपनी कोटेशन की अमाउंट को इनहेंस करवाने में। सो फिलहाल अगर आप विदाउट वेवर जा रहे हैं तो आपके पास 1 लाख तक की परचेज को आपने थ्रू पेटी परचेजेस करना है, थ्रू सिंगल कोटेशन, और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की परचेज को आपने थ्री कोटेशंस आपने करना है, और उनका फिर कंपैरिजन करके उसको लोकली पीओ वगैरह इशू करना है। सो हमारा जो रूल है वो एग्जैक्टली हमें 2-3 चीजें बताता है। एक तो वैल्यू को फिक्स कर दिया पेपरा ने, 1 लाख रुपए से 5 लाख तक की परचेज। उसके बाद 3 मिनिमम कोटेशंस आपने लेनी है, और उनसे लेनी है जो जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म्स हों, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हों, अथोराइज डीलर हों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हों, अथोराइज डीलर हों, और उसके अलावा कोई फॉर्मल बिडिंग या एडवर्टीजमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उसकी एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना के प्रोसीड करेंगे, लेकिन परचेज की अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। आरएफक्यू की क्या कंडीशंस होंगी? ऐसी परचेज जिसमें स्पेसिफिकेशंस हमने डिस्कस किया, जिसमें स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड रहे, और उसमें कोई चेंज या वेरिएशंस एक्सपेक्टेड ना हो। सो मिनिमम 3 कोटेशंस आपने लेनी है। सप्लायर मस्ट बी एलिजिबल, सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एफबीआर, और उसका जीएसटी एक्टिव नंबर उसके पास होना चाहिए, एक्टिव जीएसटी बिडर होना चाहिए। और उसके बाद तीनों में से जो लोएस्ट होगा उसी को आपने अवॉर्ड करना है ये प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कोर अंडरस्टैंडिंग, ये मीडियम वैल्यू प्रोक्योरमेंट के लिए मेथड यूज हुआ है, और मीडियम वैल्यू को पेपरा डिफाइन करता है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। लिमिटेड कंपटीशन इसमें हेल्ड होता है क्योंकि 3 ही कोटेशंस आपने देनी है। जरूरत नहीं है कि आप 3 से ज्यादा लें, ले भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं कि आप 3 से ज्यादा लें, और 3 से कम आपने कतन नहीं लेनी। उसके बाद क्विक एवेल्युएशन, चूंकि 3 ही कोटेशंस होती हैं, सो एवेल्युएशन वगैरह उसकी करना, उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, ये इजी होता है और क्विक जॉब होती है। रिटन कोटेशंस रिक्वायर्ड, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन या थ्रू ईमेल वगैरह नहीं होगी, बल्कि उनके लेटर हेड के ऊपर 3 रिटन कोटेशन ही ली जाएंगी। व्हेन टू यूज, ये रूल का स्टैंडर्ड गुड्स या सर्विसेज में जिनकी स्पेसिफिकेशंस फिक्स होती हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। रेडिली अवेलेबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल हों और डिस्पोजेबल हों, जो आपने सिर्फ जाके लेने हैं, लाइक कोई सब प्रिंटर आपने लेना है, कोई स्मॉल सी आपने कार्ट्रिज वगैरह लेने हैं, कोई रिफिल्स लेने हैं। सो इस तरह की चीजें जो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं और रेडिली अवेलेबल होती हैं। मल्टीपल सप्लायर्स एग्जिस्ट, सो मार्केट में जब आप जाएंगे तो ऐसी चीजों के लिए पूरी मार्केट में काफी सारे सप्लायर्स मौजूद होते हैं। सो आप एक राउंड लगा के उससे तीन तीन से कोटेशन ले लेंगे, और उनमें से जो लोएस्ट होगा अल्टीमेटली आप उसी को ही इशू करेंगे। और ये चीज ज्यादा यूजफुल है कि जब आपके पास थोड़ी सी अर्जेंसी हो और आप चाहते हैं कि आपके नॉर्मल ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर आप ये परचेज नहीं करते तो ऐसे केसेस में आप आरएफक्यू से काम चला के ले सकते हैं, और आपको एडवर्टीजमेंट की या रेस्पॉन्स टाइम 15 डेज वगैरह की जरूरत नहीं होती। ऑफ कोर्स इस पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और पेपरा ने उसका हल भी बताया है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 5 लाख रुपए तक की है, लेकिन अगर एजेंसी समझती हैं कि उनकी परचेज वैल्यू 6 लाख है, 7 लाख है, थोड़ी इससे ज्यादा है,
और वो उसको भी कोटेशन के थ्रू करना चाहते हैं, सो दे विल हैव टू सेंड द जस्टिफिकेशन टू फेडरल गवर्नमेंट एंड दे विल गेट अ वेवर। अदरवाइज आपने 5 लाख रुपए तक की कोटेशन परचेज के लिए 3 कोटेशन ही लेनी है। मिनिमम 3 कोटेशंस आर मैंडेटरी, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट। रूटीन कोई आइटम है उसके लिए आपने करनी है। रिक्वायर्ड फेयर कंपैरिजन, कंपैरिजन की इसमें जरूरत है। रिस्क एंड कंट्रोल्स इसमें क्या है? फेक और नॉन जेन्युइन कोटेशंस, ये भी एक अमूमन देखा गया है कि ये इशू आता है। एक कोटेशन ओरिजिनल होती है और बाकी दो जो है वो फेक लगा दी जाती हैं। सो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लिमिटेड कंपटीशन मैनिपुलेशन, किसी एक को फेवर देने के लिए उसको मैनिपुलेट करना या किसी को फेवर देना फेवरेटिज्म में आता है। कोलूजन इमंग सप्लायर्स, एक ही सप्लायर 3 किस्म के लेटर हेड बना के कोलूजन करके कोटेशन दे दे, ये भी एक रिस्क होता है, आपको अवेयर रहना चाहिए इससे। सो वीक डॉक्यूमेंटेशन भी एक बड़ा रिस्क है इस केस में। तो आप इंश्योर करें कि जो कोटेशंस आपको रिसीव हुई हैं उनको वेरीफाई करें उनके नंबर्स के ऊपर, उसको ईमेल वगैरह करके, ताकि आपकी जेन्युइननेस जो है वो इंश्योर हो कि वाकई ये मार्केट से जेन्युइन तरीके से ली गई हैं, किसी को फेवर ना करें। ऑडिट कंप्लायंस, ऑडिटर भी 3 वैलिड कोटेशंस ऑन रिकॉर्ड चेक करेगा और हो सकता है कि वो उनको कॉल वगैरह करके भी वेरीफाई करें कि ये ओरिजिनल है या फेक हैं। सप्लायर प्रॉपरली वेरीफाइड होना चाहिए, उसके ऊपर उनका वेरिफिकेशन नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, एड्रेस शॉप वगैरह का है या ऑफिस का है वो मेंशन होना चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और कमेटी से उसके ऊपर दस्तखत करवाएं और उसमें से जो लोएस्ट हो उसी को ही अवार्ड करना चाहिए। अवार्डेड टू लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर। एंड प्रॉपर अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी इंश्योर करें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल लेके उसके बाद फर्दर परचेज ऑर्डर इसका इशू करें। कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में देखे गए हैं ऐसे केसेस के लिए नॉर्मल डमी किस्म की कोटेशंस लगा दी जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ओरिजिनल और 2 डमी कोटेशंस लगा के। सो वो अक्सर ऑडिटर्स या बाद में किसी भी स्टेज के ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट होती है, सो जो एंटी करप्शन या नैब या जो भी वॉच डॉग्स हैं वो इन्हीं कोटेशंस के थ्रू ही आप के ऊपर गिरफ्त मजबूत करते हैं और इनको वेरिफिकेशन वगैरह के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जब बुलाया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल या अथेंटिक कोटेशंस नहीं है और वो उससे निकल जाते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते। सो मेक श्योर के आप ओरिजिनल कोटेशंस लें। उसमें टाइम ज्यादा, थोड़ा सा टाइम की बात होती है, अदरवाइज कोई इतना इश्यू नहीं होता ओरिजिनल चीज लगाने से। सो उसमें रश में जाने की जरूरत नहीं है। सेम हैंड राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग, ये एक इशू आता है क्योंकि एक ही बंदे ने बनाई होती है। सो ये हैंड राइटिंग को चेक करें, वो भी सेम हो सकती है। प्रिपेयर्ड सेम वेंडर, सॉरी रिपीटेड सेम वेंडर, एक ही वेंडर से बार बार आप कोटेशंस ले रहे हैं, सो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है और ऑडिट ऑब्जेक्शन है। लैक ऑफ कंपैरिजन शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ना बनाना, ये भी एक इशू है। और नॉन कंप्लाइंट सप्लायर सिलेक्शन, लाइक उसके पास एफबीआर वगैरह की वैलिड जीएस, एफबीआर की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ना हो और आप उसको दे दें, सो ऐसा सप्लायर अवॉइड करें। रिस्क मिटिगेशन में ऑलवेज वेरीफाई कि सप्लायर की क्रेडेंशियल्स वगैरह ठीक हैं और करेक्ट हैं, जो उनके मेंशन हैं उसको आप क्रॉस चेक करें और क्रॉस चेक का एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास लगाएं। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेंशन किया है कि हम जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, सो गो टू द एफबीआर वेबसाइट और उनका वो नंबर वगैरह या नेम या टाइटल पुट करें और वहां से वेरीफाई करके उसको डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंट आउट अपनी फाइल में लगा दें। इंश्योर इंडिपेंडेंट कोटेशंस, कोटेशन को लेना ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट था, किस मोड के जरिए आपने कोटेशन तलब की थी, क्या आपने बाई हैंड जाके ली हैं या उनको लेटर्स लिखे हैं या ईमेल्स वगैरह किए हैं। सो इससे इंडिपेंडेंसनेस भी चेक हो सकती है। मेंटेन प्रॉपर कंपैरिजन शीट, तीनों कोटेशंस को एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट या शीट के ऊपर बनाइए। उसमें कोटेशन, जो कोटेशनर है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी थोड़ी बहुत जो टेक्निकल डिटेल्स हैं लाइक एफपीआर रजिस्ट्रेशन यस नो करके, और ये सारी चीजें लिखें और उसके बाद उसकी प्राइस लिखें जो उसने ऑफर की है।
अगर उसने कोई क्लैरिफिकेशंस दी हैं या कोई अजम्पशंस वगैरह ली हैं तो वो भी आपको मेंशन करनी है। या अगर उसकी कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कुछ लाइक एक्स्ट्रा हैं तो वो भी आपने मेंशन करनी है। रोटेट वेंडर्स, एक ही वेंडर से नहीं लेना चाहिए बल्कि इसको रोटेशन करनी चाहिए। सो डॉक्यूमेंट एवल्यूएशन क्लियरली, जो आप एवल्यूएशन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए। एजेंसीज को चाहिए कि वो कम से कम 3 जेन्युइन सप्लायर्स से कोटेशंस लें और उसको फाइल का हिस्सा बनाएं। स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशंस यूज करें ताकि मार्केट में कंपैरिजन और कंपटीशन हेल्ड हो सके। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और प्रिपेयर कंपैरेटिव एनालिसिस। फॉलो अप्रूवल हायरार्की। जो आपका अप्रूविंग अथॉरिटी है, चाहे वो स्मॉल कोटेशन या स्मॉल प्रोक्योरमेंट है या लार्जर है, दोनों के केसेस में अप्रूवल हायरार्की आपने फॉलो करनी है और अप्रूवल जरूर लेनी है। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो भी तीनों कोटेशंस जेन्युइन सबमिट करें। ऑफर कंपैरेटिव कंपिटेटिव प्राइसिंग, जो आप प्राइस ऑफर कर रहे हैं दैट शुड बी मार्केट बेस्ड और उसमें कोई एग्जिजरेशन वगैरह शामिल ना हो। इंश्योर कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशंस, जो क्लाइंट ने मांगी हैं उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को आप कोटेशन के ऊपर भी मेंशन करें और फिर डिलीवरी भी उसी के मुताबिक करें। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड अवॉइड कोलूजन। सो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर है। कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जो रूल है हमारा लिंकअप है ओवरऑल अंडर रूल 42। ए में हमने बात की थी पेटी परचेजेस की जो कि 100,000 के तक था, और अब हम बात कर रहे हैं आरएफक्यू की जो 100 के से लेकर 500,000 तक की अमाउंट की परचेज की बात कर रहा है। इसके अलावा भी फर्दर कोई 5-6 मेथड्स हैं जो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा कि ऐसी परचेज जिसकी वैल्यू 100,000 से लेकर 500,000 तक है उसको आपने आरएफक्यू के थ्रू करनी है, और ये बयान की गई है अंडर रूल 42 सब क्लॉज बी में। और इसमें 3 कोटेशंस हमने लेनी है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ, और लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर को फिर आपने अवार्ड करना है, और अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को आपने मलहूज खातर रखना है। सो की टेक अवेज फ्रॉम दिस टॉपिक वाज दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मीडियम वैल्यू प्रोक्योरमेंट, और मीडियम वैल्यू प्रोक्योरमेंट 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है। 3 कोटेशंस लेनी है और मस्ट बी जेन्युइन कंपटीशन, और स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन इज इसेंशियल। सो लिमिटेड कंपटीशन है, हायर रिस्क है चूंकि, तो इसमें आपने भी खास ख्याल रखना है कि तीनों कोटेशंस जेन्युइन होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो ठीक होने चाहिए। सो डॉक्यूमेंटेशन जितनी आपकी बेहतर होगी अल्टीमेटली आपका डिफेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे 42C की, जो कि बात करता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की। सो ऐसे सिनेरियोज जिनमें आपने डायरेक्ट चीज परचेज करनी है, लाइक इन केस ऑफ स्पेयर पार्ट्स वगैरह गाड़ियों के या ऑफिस की किसी इक्विपमेंट के, सो वो आपने डायरेक्ट उसी मैन्युफैक्चरर से या उसके अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन से लेने हैं और डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। सो और भी कुछ सिनेरियोज हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। आप लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो हमें swiftexsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवाएं। सो तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियोस को लाइक करें और इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम टिकटॉक के ऊपर भी अवेलेबल हैं, आप में टिकटॉक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी ये सीरीज भी कंटिन्यू है, उसको भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें और स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सपोर्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।